हेलो डियर फ्रेंड, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम एक निबंध के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हिंदी में जो निबंध होता है ये आपको बहुत 9 नंबर या 10 नंबर आपको दे के जाता है। तो बात करें 9-10 नंबर की तो बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं हिंदी में। और निबंध देखिए, मतलब इसमें बस एक बार आपको पता चल जाए कि हाँ किस वे में लिखना होता है, तो आप इसे अपने वर्डों में भी लिख सकते हैं, अपने शब्दों में भी कुछ बढ़ा चढ़ा के। बस निबंध लिखने में आपको हेडिंग को अच्छे तरीके से लिखना है, अच्छी हेडिंग होनी चाहिए और आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपकी अभी राइटिंग थोड़ी इधर उधर है तो प्लीज़ थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा कि आपकी जो राइटिंग हो थोड़ी अच्छी हो जाए। क्योंकि बोर्ड्स में आपको अगर 10 को आपका दिए होंगे तो 10 में दिए ही होंगे, तो बोर्ड्स में राइटिंग बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि आपको इसमें लिखना होता है हैंड रिटेन, कोई मल्टीपल तो होता नहीं है कि यहाँ पे टिक लगाना है। चलो राइटिंग पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको राइटिंग पे फर्क पड़ता है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, साफ लिखते हैं, तो एग्जामिनर प्रसन्न रहता है, तो वो आपके नंबर ज़्यादा कट पिट नहीं करता है। लेकिन आपकी राइटिंग थोड़ी बेकार है और आपने बहुत ज़्यादा कट कुट किया है तो वो आपके नंबर तो काटेगा ही। तो आइए आज हम देखते हैं कि निबंध में कैसे लिखा जाता है और किस पे, मतलब कौन कौन से, हम बहुत सारे भी एक दो और देख लेंगे कि कौन से महत्वपूर्ण निबंध है जो हर साल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे यूपी बोर्ड से और बिहार बोर्ड के लिए हर एक क्लासेस फ्री में मिलेंगी। बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सारी क्लासेस एकदम फ्री में और बहुत ही मतलब जैसे हर तरीके से कि आप आसानी से कैसे चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अगर आप अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी आप यहाँ से पास या उससे एवरेज नंबर तो ला ही सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए जो बच्चे एक वर्ष पढ़ते आए हैं उनको इतना ज़्यादा मतलब टाइम दे के वो पढ़े हैं तो वो आपसे तो आगे रहेंगे ही, लेकिन आपको भी अगर उनके बराबर जाना है तो आपको बहुत मेहनत पड़ेगी, क्योंकि अब आपका टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। तो प्लीज़ कंसंट्रेट होकर अपनी पढ़ाई कीजिए, सभी सब्जेक्ट को जितना हो सके उतना रिवीजन दीजिए। और यहाँ में सभी सब्जेक्टों का लगभग जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिन्हें पढ़ के आप एक अच्छा नंबर ला सकते हैं, सारे वीडियो अपलोड हैं, तो प्लीज़ उन्हें जाके देख लें और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। तो आइए हम शुरू देखते हैं कि निबंध कैसे लिखा जाता है। तो आज का निबंध क्या है? बेरोजगारी की समस्या, कारण व निवारण। कि आखिर ये बेरोजगारी क्या है, इसकी समस्या क्या है, इसका कारण क्या है और इसका हम निवारण कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको निबंध लिखेंगे तो वहां पे लिखना होगा प्रस्तावना, कि आखिर आप निबंध लिख रहे हैं, किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, तो उसकी प्रस्तावना लिखिए। तो प्रस्तावना में आपको लिखना होता है कि मतलब बेरोजगारी क्या है, मतलब ये समस्या क्या चीजें, मतलब किसको किसको प्रभावित कर रही है, यही सारी चीजों को आपको अपने वर्डों में लिखना होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बेरोजगारी समाज के लिए एक अभिशाप है। और आपके तो देख ही सकते हैं कि मतलब भारत में बात करें तो बहुत ज्यादा बेरोजगारी की समस्या बढ़ चुकी है, बहुत, मतलब पूरा देश आर्थिक इस बीमारी से जूझ रहा है। तो आप यही सारी चीजें लिख सकते हैं कि जैसा हमने थोड़ा थोड़ा लिखा है, आप ये नहीं कि इतना एग्जैक्ट, आप अपने यहाँ पे वर्ड बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मतलब बेरोजगारी ने किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे देश में समस्या उत्पन्न की है, और पूरे देश की आर्थिक स्थिति जो है बेरोजगारी के कारण क्या गई है, संकट में आ गई है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे जिस चीज का भी, बेरोजगारी हो गया चाहे कुछ भी हो, तो उसका अर्थ लिखेंगे कि आखिर इसका अर्थ क्या होता है, आप बेरोजगारी किसे कहते हैं, ये भी तो लिखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए एग्जामिनर वहाँ पे आपका ये सोचता है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, आप लोगों को उसको समझाना होता है। तो आप जितना अच्छे से समझाइए कि एग्जामिनर बिल्कुल 0 लेवल पे है, वो आपकी हर एक चीज को लिख के आपने जो दिया है वो उसे पढ़ के समझ जाए। बस यही आप दिमाग में रखिए और इसी को दिमाग में रखिए। अब आपको लिखना होगा इसमें कि बेरोजगारी का अर्थ क्या है। प्रस्तावना के जस्ट बाद आप जिस भी टॉपिक पे यहाँ लिखा गया कि उसका अर्थ क्या है उसे आपको लिखना होगा। तो बेरोजगारी का अर्थ क्या है, आप किसे बेरोजगारी कहेंगे। तो आप अपने आसपास भी देख लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है, उसने कोई कोर्स कर रखा है, फिर भी उसे उस योग्यता के अनुसार उसे नौकरी नहीं मिलती है, तो वो खुद को क्या कहता है कि मैं बेरोजगार हूँ, और लोग भी उसे क्या कहते हैं कि वो बेरोजगार है।
तो यही बेरोजगार लोगों से ही बड़ी समस्या, ये एक की तो है नहीं, बहुत सभी लोगों की समस्या को मिला के इस समस्या का नाम ही क्या दे दिया गया है, बेरोजगारी। तो इन सारी चीजों को आप इसके अर्थ में लिख देंगे। अब अर्थ लिखने के बाद सीधे आ जाएंगे आप बेरोजगारी के कारण, कि आखिर हमारे समाज में बेरोजगारी के कारण क्या है, क्योंकि कोई भी समस्या आती है तो उसका कारण भी होता है और इसका निदान भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कारण देखें तो कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि में। अगर देखिए भारत की बात करें तो भारत में जनसंख्या वृद्धि बहुत ही तेज हुई है, और बात करें तो सबसे पहले जो जनसंख्या नियंत्रण पे नियम बनाया गया था वो भारत में बनाया गया था, लेकिन भारत में उस नियम को फॉलो नहीं किया गया। 1952 में ही बनाया गया था हम दो हमारे दो, फिर भी कोई नहीं, फिर ये बदल के हम दो हमारे एक कर दिया गया, लेकिन भारत में इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और आज जो जनसंख्या अगर काउंट की जाए तो भारत की सबसे नंबर 1 पे पूरे देश में हो जाएगी। पहले दूसरे स्थान पे था चीन से नीचे, लेकिन अब तो काउंटिंग के अनुसार पहले स्थान पे हो जाएगी, क्योंकि बहुत कोई नियंत्रण ही नहीं रहा है भारत में जनसंख्या वृद्धि का। और मेन बेरोजगारी का कारण यही है जनसंख्या वृद्धि, कि कितने लोगों को गवर्नमेंट देगी जॉब। अब जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है जिसके कारण मेन जो कारण है वो जनसंख्या वृद्धि है। तो आप इसमें सारी चीजें को लिख सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से ये कितनी कितनी प्रॉब्लम आ रही है। ये नहीं कि आप बस एक ही लाइन जो है लिख के चले आएंगे, आप अपने कॉमन सेंस को यूज करके इसको 2 से 1.5 पेज में 2 से कम नहीं लिखिएगा, 2 पेज में 2.5 पेज में अच्छे से साफ साफ लिख के आ जाएगा। आपको एग्जाम में 10 नंबर तो यहाँ से 9 नंबर का, कभी 10 नंबर का आता है तो वहां से आपको मिल ही जाएगा। फिर उसके बाद कुटीर उद्योगों में कमी। अब मान लीजिए जैसे छोटे मोटे उद्योग होते थे उनमें कमी आती जा रही है, जैसे कि बहुत सारी मशीनें आ जा रही हैं, तो आधे वर्ग तो मशीन मतलब जहाँ पे 4-5 लोग का काम लगता था वहां पे 1 लोग कर रहे हैं। तो इसके कारण जो छोटे उद्योग है उसमें गिरावट आती चली जा रही है। तो अब गिरावट आने की वजह से जो कारीगर हैं वो बेरोजगार होते जा रहे हैं, कि मतलब जहाँ पे 5-6 लोग काम करते थे वहाँ 1 ही लोग कर रहे हैं और बाकी 4 लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो यानी जो कुटीर उद्योगों में कमी है वो भी बेरोजगारी के एक बहुत ही बड़ा भाग है। फिर उसके बाद औद्योगिकरण के कारण प्रकृति की अनियमितता। सबसे देखिए बात करें अगर कृषि में तो बहुत ज्यादा जो कृषि, भारत को कृषि प्रधान देश बोला ही जाता है, और बात करें तो कृषि पे बहुत भारी मतलब प्रतिशत मात्रा में आर्थिक स्थिति जो भारत की है वो कृषि पे डिपेंड है। और कृषि मतलब बहुत सारी चीजों का भारत निर्यात भी करता है कृषि से रिलेटेड, और कृषि ही करके बहुत सारे किसान जो है अपनी आर्थिक मतलब समस्याओं का हल निकालते हैं, अपने सारे पालन पोषण भरा जो भी हो वो अपनी कृषि के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से औद्योगिकरण मतलब बहुत हो रहा है, जिसके कारण प्रकृति में अनियमितता आ गई है। बिन मौसम के बारिश हो जाती है, जब बारिश की जरूरत होती है तब बारिश होती नहीं है, उस समय किसानों की फसल सूख जाती है। और कभी कभी ऐसे आप देखे होंगे बहुत सारे कि ऐसे फसल पक गई हो और उसी समय इतनी बारिश आती है, इतना बर्फ पड़ता है कि वो सारी फसलों को खराब करके चला जाता है। और इसके कारण जो किसान है वो अपनी कृषि को अपना सहारा बनाए हुए थे, आजीविका का पूरा नष्ट हो जाता है। तो एक बेरोजगारी का कारण ये भी हो जाता है कि प्रकृति की अनियमितता। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, बहुत सारे जो किसान है वो कृषि पे ही अपना रोजगार डिपेंड करते हैं। और इसका जो कारण है प्रकृति की अनियमितता, जैसे बिन मौसम के बारिश, जब फसल को तैयार होने समय बारिश चाहिए तो बारिश नहीं होती, जिसके कारण फसलें सूख जाती है। और फिर उसके बाद जब फसलें पकती हैं उस समय बारिश होने की वजह से फसलें क्या हो जाती है, खराब हो जाती हैं। तो ये भी चीजें हो गया आपके पास एक कारण। फिर उसके बाद शिक्षा की कमी। अब देखिए शिक्षा की कमी मतलब कैसे डिपेंड करता है कि मतलब शिक्षा में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं कि जहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं है, बहुत सारे राज्य हैं कि वो भी बहुत मतलब लो लेवल पे हैं, वो उतने अच्छे से विकास नहीं कर पाए हैं। जैसे बिहार या बहुत सारे राज्यों की बात कर ले कि वहाँ पे अभी मतलब तकनीकियाँ यूज नहीं हुई हैं।
वहाँ की जो शिक्षा लेवल है वो थोड़ा निम्न लेवल का है, तो वहाँ की भी शिक्षा को हमें थोड़ा सा उच्च करना होगा कि लोग मतलब स्मार्टनेस लाए, अपने शिक्षा में तकनीकी को लाए और मतलब बहुत सारे स्किल्स को सीखे। और स्किल को अगर देखिए वो स्किल सीखते हैं, उनके पास कोई एक विशेष स्किल होती है, तो अगर वो उस स्किल कहाँ से मिलेगी, उच्च शिक्षा से ही मिलेगी, तो उनको बाहरी कंपनियों में या कहीं और भी जॉब मिल सकती है। लेकिन जब स्किल ही नहीं रहेगी, उच्च शिक्षा ही नहीं रहेगी, तो उन्हें कहाँ से मिलेगी। तो शिक्षा भी कहीं ना कहीं डिपेंड हो जाती है बेरोजगारी का। फिर अब इसके बाद इतने पॉइंट लिखने के बाद आप आ जाएंगे कि बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। अब दूर करने के उपाय निम्नलिखित हैं, ऐसे लिख के फिर आप लिख सकते हैं जनसंख्या पे नियंत्रण। अभी हमने देखा कि जो सबसे मेन कारण है वो जनसंख्या वृद्धि है, तो जब हम जनसंख्या पे नियंत्रण कर लें तो बेरोजगारी खुद ही ब खुद कम होती चली जाएगी। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण बेरोजगारी को काफी हद तक दूर कर सकती है। अगर हम जनसंख्या को कम करते चले जाएं तो मतलब इसमें सारी चीजें आप लिख सकते हैं कि बेरोजगार की जो बेरोजगारी है वो कम होती चली जाएगी, यानी कम लोग रहेंगे तो उन्हें रोजगार मिलता चला जाएगा। और इसके इस तरह अगर चलता रहा तो कुछ समय में बेरोजगारी पे हम काबू पा सकते हैं। फिर शिक्षा में उच्च व्यवस्था। अब शिक्षा की जो पुरानी तकनीकी है उसको नई तकनीकी हर जगह लागू करना होगा, क्योंकि अब पुरानी तकनीकी से मतलब नहीं ज्यादा उतना बेनिफिट मिला, फायदा मिल रहा है जितना कि आप नई तकनीकी। तो हर जगह आपको अब पूरे देश में हर एक छोटे से छोटे राज्य, छोटे से छोटे गांव तक उच्च कोटि की शिक्षा को पहुंचाना होगा। उसमें नई तकनीकी का यूज करना होगा, जिसके कारण लोग नई तकनीकी सीख सके और उन्हें नई जो काम आ रहे हैं उसको वो कर सके। अब पुराने तरीके से पढ़े रहेंगे तो वो नए तरीके की जो चीजें आ रही वहां पे काम नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हमें शिक्षा की उच्च व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। फिर उसके बाद है विदेशी कंपनियों से साझेदारी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर देखिए इंडिया में मान लीजिए बहुत चीज स्किल्स की कमी है, हमें तो पता है कि इंडिया भी विकासशील देश है, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जो विकसित है, जो पूर्ण रूप से वहाँ की आर्थिक स्थिति है वो स्टेबल है। तो वहाँ की जो कंपनियां हैं, हमारी भारत सरकार है जो वहाँ से साझेदारी करेगी कि हाँ आप हमारे इंडिया में आके अपनी कंपनी को खोलिए और हम आपको वर्कर्स देंगे, मतलब और आपकी कंपनी को बढ़ावा मिलेगा। इस तरीके से अगर भारत सरकार उसमें साझेदारी बनाए तो यहाँ पे रोजगार भी मिल जाएगा और आर्थिक स्थिति भी सुधरती चली जाएगी। तो ये हो गया आपके पास दूर करने के उपाय। इसमें बहुत सारी लाइनों को आप ऐड कर देंगे तो 2-2.5 पेज तो ये हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इतनी हेडिंग है, इन हेडिंगों को एज इट इज लिख के आप इनके बारे में बस बढ़ाते चले जाइएगा, आपके निबंध तो बेरोजगारी पे एकदम परफेक्ट, एकदम अच्छे से हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में एक चीज आप कभी ना भूलिएगा, उपसंहार लिखना, कि आखिर इन सारी चीजों को आपने लिखा तो उसका मतलब क्या उद्देश्य है। तो उसको आप लिखेंगे कि भारत सरकार ने बेरोजगार को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय किए हैं। देखिए बेरोजगारी काफी लंबे समय तक मतलब लंबे समय से देश में बनी हुई है, तो अब इस पे भारत सरकार ने बहुत सारे नियम चलाए हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं जिसके कारण बेरोजगारी दूर हो सके। लेकिन फिर भी अभी तक बेरोजगारी पर मतलब काबू नहीं पाया जा सका है। तो अगर बेरोजगारी को काबू पाना है तो हमें मतलब मिलकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण अब केवल एक पे डिपेंड करता नहीं कि भारत सरकार ने जो नियम लागू किए हैं उन नियम को अगर जनता का मतलब देश का मतलब हर एक सदस्य मतलब फॉलो करेगा, अनुसरण करेगा, तभी जाके जनसंख्या पे नियंत्रण हो सकता है। और जब जनसंख्या पे नियंत्रण होगा तो बेरोजगारी पे नियंत्रण अपने आप ही हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को आप उपसंहार में लिख देंगे और आपका एक अच्छा सा निबंध बन के तैयार हो जाएगा। और आप उसे खुद पढ़ेंगे तो आपको मतलब देख के अच्छा लगा कि हाँ हमने इतना अच्छा निबंध ले लिया। तो जब आपको अच्छा लगेगा तो एग्जामिनर्स को भी जरूर अच्छा लगेगा और वो आपको अच्छे नंबर दे के ही जाएगा। लेकिन ख्याल रखिएगा इसमें आपको राइटिंग पे ज्यादा ध्यान देना है और हेडिंग को अच्छे तरीके से स्केच से ऐसे डाल के मतलब हेडिंग पता चले कि हाँ, हेडिंग को आप थोड़ा सा मतलब हाईलाइट करके लिखिएगा और चीजों को साफ तरीके से अच्छे राइटिंगों में मात्राओं का ध्यान देके लिखिएगा ताकि आपके निबंध पे नंबर नहीं कटे। कम से कम यही कोशिश रखिएगा। वैसे पूरे नंबर नहीं, कुछ तो आधे नंबर बहुत अगर वो रहता है तो वो आधे नंबर तो काट ही लेते हैं, लेकिन आप इतने अच्छे से लिखिएगा कि वो आधे नंबर भी वो काटने पे संकोच कर जाए। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी अपने दोस्तों की हेल्प हो जाए और लोग
देखिए हम ही मिलके हर एक शिक्षा को, केवल भारत सरकार क्यों ही, भारत हर देश का हर एक सदस्य मतलब शिक्षा को सुधार सकता है। तो अगर आप मान लीजिए अपने दोस्तों को शेयर करते हैं जिनके पास उतनी कोचिंग या किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है तो उनकी हेल्प हो सकती है, तो इसीलिए शेयर करिएगा। साथ मिलके हम करते हैं, बेरोजगारी सबकी दूर हो जाएगी। तो अगर हम साथ चलें तो किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें को तो आपको इस निबंध में भी लिखना था। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और बस स्टेबिलिटी से एकदम पूरे कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते रहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारी तैयारी हो गई है तो आप रुकिएगा नहीं, आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। तो आप अपनी तैयारी को जितनी स्पीड दे सकते हो उतनी स्पीड दीजिए। 1-2 महीने है ना, तप लीजिए जितना तपना हो, फिर अपनी फुल जितनी मेहनत से इतनी पढ़ाई कर लीजिए ना कि इतने ही आप जाके आगे मस्ती कर सकें। लेकिन इधर आप दोनों के बीच में पढ़ेंगे तो फिर वो आपकी ज़िंदगी दोनों के बीच में हमेशा उलझी ही रह जाएगी। आप अगर इंजॉय भी करेंगे तो आपको इधर की टेंशन रहेगी, और जब इधर पढ़ रहे हैं तो उसकी टेंशन रहेगी। तो उलझना क्यों है भाई, जब मेहनत करने का वक्त है तो मेहनत कर लीजिए, ताकि जब आपकी मस्ती करने का समय आए तो वहाँ पे आपके पास कोई टेंशन ना हो, मस्ती भी खुल के हो, पढ़ाई भी खुल के हो। ये रूल्स अपने लाइफ में अपनाइए, आपकी लाइफ हमेशा हैप्पीनेस से भरी रहेगी। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड स्टडी तो एकदम पूरे दिलो जान से कीजिए कि आप एकदम एग्जाम में फोड़ के आ जाए। आपको कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपसे छूट जाए, आपको सारे क्वेश्चन करके आने हैं, तभी आपके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, 70 आउट ऑफ 70 आएंगे। क्योंकि अगर क्वेश्चन छोड़ के चले आ जाएंगे तो फिर तो नहीं मिलने वाले हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।